माय चैनल गाइडेंस ओरा। मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के बारे में बताने वाली हूं। अभी आप सभी जानते ही हो कि कोविड-19 की वजह से हर जगह लॉकडाउन चालू है। कोई भी स्टूडेंट ना कॉलेज जा पा रहा है और ना ही किसी स्टाफ से उनका कांटेक्ट हो पा रहा है। इसीलिए बच्चों को ये गाइडेंस करने के लिए जो मेरे वीडियोस है ये बहुत ही यूजफुल है और आज का ये वीडियो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें मैं पूरे प्रैक्टिकल के बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। इसमें है ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3। इस प्रकार से 3 प्रैक्टिकल है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। उसमें से मैं आपको अभी ईपीसी 1, सबसे पहले मैं ईपीसी 1 के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ईपीसी 1 जो है वो है आपका प्रैक्टिस इन कोर टीचिंग स्किल्स। इसका मतलब है माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। माइक्रो यानी कि छोटे छोटे स्किल्स को लेके, एक स्किल्स को लेके हमें यहाँ पे टीचिंग करनी है, वो भी कम टाइम पीरियड में। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में आपको ये एक स्किल का लेसन लेना है, वो भी छोटे ग्रुप में। अपने ही स्टूडेंट का 10 से 12 बच्चों का ग्रुप करना है, उस ग्रुप में आपको ये टीचिंग करना है। इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। इसमें छोटे छोटे स्किल्स की प्रैक्टिस ली जाती है। तो इसमें आपको टोटल 11 स्किल्स दिए हुए हैं और 11 स्किल्स में से आपको सिर्फ 8 स्किल्स लेने हैं, 8 स्किल्स लेने हैं और 8 स्किल्स के ऊपर आपको ये प्रैक्टिकल तैयार करना है। पहले मैं 11 स्किल्स के बारे में आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। सबसे पहला है सेट इंडक्शन। इसका मतलब है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ये क्यों की जाती है? क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे वाइवा में। इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? एटमॉस्फेयर निर्मित के लिए, वातावरण निर्मित के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे का पहले मैथ्स का पीरियड हो गया है और आप अगर लैंग्वेज का पीरियड पढ़ाने वाले हो, क्लास में अगर आप इंटर करते हो तो बच्चों के दिमाग में मैथ्स के ही प्रॉब्लम चलते रहेंगे। वो आपके मराठी विषय के तरफ या लैंग्वेज के तरफ बच्चे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में रहेगा कि अरे सर ने मुझे मैथ्स का ये प्रॉब्लम बताया, मुझे ये करना है। तो उनके दिमाग से वो सब हटाने के लिए और अपने सब्जेक्ट्स के तरफ उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। इसके लिए टॉपिक पढ़ाने के पहले हमें ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करके बच्चों को अपने टॉपिक के ऊपर आकर्षित करना पड़ता है, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, ताकि बच्चे अच्छे से आपका टॉपिक सुन सके। इसे कहते हैं प्रस्तावना। दूसरा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण भी एक स्किल है। जो भी टॉपिक आप पढ़ाओगे उसको अच्छे से अलग अलग टीचिंग एड्स या उदाहरण के द्वारा आप कितने अच्छे से वो टॉपिक आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हो, वो जरूरी है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग एंड प्रोबिंग। इसका मतलब है कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो तो ये जो क्वेश्चनिंग का स्किल है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाते वक्त समझ में आया नहीं आया ये हमें जान लेना रहता है। इसके लिए हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस, कोई जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके ऊपर हमको बड़े क्वेश्चंस पूछना पड़ता है। तो वो किस प्रकार से हमें पूछने हैं और उसके आंसर्स किस प्रकार से एक्सेप्ट करने हैं, ये इसमें आपको समझ में आएगा। छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय प्रश्न, ऐसे इनका अलग अलग प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स, यानी दृष्टांत और उदाहरण दोनों का यूज करके हमें यहाँ पे पढ़ाना है। सबसे पहले क्या है दृष्टांत, यानी क्या होता है ये आपको पता रहना जरूरी है। दृष्टांत ये है कि जो ऐतिहासिक कुछ घटनाएं ऐसी रहती है जिसमें कोई बदलाव हम खुद कर नहीं सकते हैं। उदाहरण जो है, उदाहरण हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा टॉपिक है उस प्रकार से हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन दृष्टांत जो होते हैं ये दृष्टांत हम चेंज नहीं कर सकते। जिस समय जो घटना घटी है, ऐतिहासिक घटना है, तो वो जो घटना है जैसे की वैसे ही आपको, अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो वैसे ही आपको बतानी पड़ेगी, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं दृष्टांत। उसके बाद है स्टिमुलस वेरिएशन, यानी उद्दीपन परिवर्तन। ये जो स्किल है इसमें आपको जब आप टीचिंग करते हो तो अलग अलग
वेराइटीज आपको उसमें लाना जरूरी है, अलग अलग एक्टिविटीज उसमें लाना जरूरी है। जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल आप दिखा रहे हो चार्ट्स के द्वारा, या कुछ अलग अलग शैक्षणिक साधनों का यूज आप करके बच्चों को बता रहे हो, ताकि बच्चों का ध्यान आपके तरफ आकर्षित रहे, बच्चों का ध्यान भटके नहीं। बच्चों का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जितना भी आप अलग अलग कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो पढ़ाते वक्त, वो करना जरूरी है, लेकिन वो अपने टॉपिक से रिलेटेड होना जरूरी है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये जो स्किल है, इस स्किल में आपको अपना लेसन पढ़ाते वक्त अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज करना है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये बहुत ही जरूरी है। सभी सब्जेक्ट के लिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग बहुत ही जरूरी है। जैसे मैथ्स सब्जेक्ट्स हो गया, जो मैथ्स के लिए विदाउट ब्लैक बोर्ड आप मैथ्स पढ़ा ही नहीं सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताने पड़ते हैं, डायग्राम्स बतानी पड़ती है। उसके बाद साइंस है, साइंस में भी आप डायग्राम बताते हो, डायग्राम बताने के बाद आप एक्सप्लेन करते हो। और अगर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप हार्ड वर्ड्स लिखते हो या मुहावरे लिखते हो। ऐसे हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको ब्लैक बोर्ड की जरूरत रहती है। अगर ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है तो ब्लैक बोर्ड के हमें 2 पार्ट करने हैं, बीच में से एक लाइन खींचनी है, और एक पार्ट में, जैसे साइंस हम पढ़ा रहे हैं तो एक पार्ट में आएगा आपका डायग्राम और दूसरे पार्ट्स में आपको लिखने हैं पॉइंट्स। अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो और बड़ा ब्लैक बोर्ड है तो आपके 2 पार्ट में, एक पार्ट में आएगा हार्ड वर्ड्स और दूसरे पार्ट्स में आएंगे जो आपने मुहावरे उस लेसन में आए हैं, वो मुहावरे आप लिखोगे। इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड को आपको मैनेज करना है। उसके बाद अगर ब्लैक बोर्ड हमें क्लीन करना है तो हमें ब्लैक बोर्ड ना कि लेफ्ट से राइट क्लीन करना है और ना ही राइट टू लेफ्ट क्लीन करना है। तो सबसे अच्छी प्रोसेस ये है इसकी, जो राइट प्रोसेस जिसको बोलते हैं अप टू डाउन। फिर से डस्टर हम अप टू डाउन करेंगे। इसका क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इससे क्या होती है, ये इसकी जो डस्ट है वो सीधी नीचे गिरेगी। अगर हमने लेफ्ट टू राइट किया तो इधर जो बच्चे बैठे या ये साइड में जो बच्चे बैठे उनके ऊपर पूरी डस्ट गिरेगी। इसलिए हमको अप टू डाउन ही ब्लैक बोर्ड क्लीन करना है। ये सब इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमें इस स्किल में सीखना है ब्लैक बोर्ड राइटिंग और टीचिंग एड्स में। उसके बाद है स्केचिंग एंड ड्राइंग, ये भी स्किल है। इसका भी यूज आपको लेसन लेते वक्त करना है। ये जो स्किल है इसमें आपको ड्राइंग कैसे निकालनी है, कितना साइज उसका होना चाहिए, स्केच कितना नीट एंड क्लीन आपका होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, यह है प्रबलन एवं पुष्टि, परिपुष्टि, प्रतिपुष्टि। इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चे, हम लेसन ले रहे हैं और बच्चों ने आंसर दिया तो आंसर देने के बाद उनको हमें उनको प्रबलन देना है। जैसे हम वेरी गुड बोलते हैं, बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया, थैंक यू, आप बैठ जाओ। इस प्रकार से जो हम बोलते हैं ताकि बच्चे और खड़े होकर आंसर दे सके और हमारे हम जो पढ़ा रहे हैं उसके तरफ वो अच्छे से ध्यान दे सके। इसकी भी लेसन में जरूरत रहती है। उसके बाद है राइटिंग ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है कि जिस उद्देश्य से हम लेसन ले रहे हैं वो उद्देश्य हमारा उस लेसन के द्वारा पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद है 10वां पॉइंट क्लोजर। इसका मतलब है पाठ समापन, यानी जो भी हम लेसन ले रहे हैं उसका एंड हमको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। बीच में ही हम लेसन को छोड़ नहीं सकते कि उसमें हम इस प्रकार से ले सकते कि आज हमने ये पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ये बातें हमने आज आपको बताई है, तो इस प्रकार से उस लेसन का एंड हम कैसे करते हैं ये इस स्किल में आपको बताना है। उसके बाद लास्ट है लेसन एंड यूनिट प्लानिंग। इसमें है 30 to 35 मिनट्स का जो लेसन प्लान रहता है वो है, और एक यूनिट के ऊपर पूरा यूनिट प्लान आपको इसमें तैयार करना है। ये जो है आपके 11 पॉइंट्स हो गए, ये 11 आपके स्किल्स है। इसमें से आपको सिर्फ 8 ही स्किल चूज करना है, वो आपकी चॉइस रहने वाली है। सिर्फ 8 ही स्किल के ऊपर आपको लेसन निकालने हैं। और आपकी जो 2 मेथड रहने वाली है, अगर आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ जैसे मराठी सिविक्स है या फिजिक्स मैथ्स है या केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ऐसे कोई भी 2 मेथड जो है तो 2 मेथड का एक लेसन आपको निकालना है। जैसे हम देखते हैं ये इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन के 2 लेसन रहेंगे एक मेथड का। तो इस प्रकार से आपको जो 8 लेसन निकालने हैं स्किल के ऊपर
ऊपर, तो वो भी सभी इसके आपके मेथड वाइज 2-2 लेसन आपके रहने वाले हैं। उसके बाद इसका जो आपका लास्ट में एक चार्ट दिया जाएगा, जिसमें आपने जो लेसन में किया है नहीं किया है उसके ऊपर जो चार्ट रहता है, ये चार्ट आपको देखना है अच्छे से। उस चार्ट में आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि इस लेसन में स्किल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद अगर आप वाइवा के लिए जाते हो और आपको ईपीसी 1 के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये रह सकता है, आपको एक्सटर्नल ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले ईपीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता रहना जरूरी है। ईपीसी का लॉन्ग फॉर्म है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। उसके बाद आपको पूछा जाएगा जो स्किल्स आपने लिए हैं उसमें से किसी भी स्किल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका क्या यूज है। जो भी स्किल है, जैसे इंट्रोडक्शन लिया है, इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको पूछा जाएगा कि ये स्किल हम क्यों यूज करते हैं, लेसन में इसका क्या यूज है, तो आपको वो आंसर देना आना चाहिए। उस प्रकार से आपको हर स्किल के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, आपको क्वेश्चनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रश्न क्या है, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, ये भी आपको आने चाहिए कि बच्चों का ध्यान हमारे तरफ है कि नहीं, वो अट्रैक्ट करने के लिए हमें ये सब क्वेश्चंस पूछने हैं। तो एक्सटर्नल जो भी आपको पूछेंगे वो आपने जो किया है ये स्किल्स के बारे में, माइक्रो टीचिंग स्किल्स के बारे में, इसी के ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंटली अच्छे से उसके आंसर्स देना है, ताकि आप अपना वाइवा अच्छे से फेस कर सको और अच्छे से पढ़ के आपको जाना है कि स्किल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कॉन्फिडेंटली दे सको। अब हम देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड प्रैक्टिकल जो है ईपीसी 2। ईपीसी 2 में आपको कुछ इंडियन एजुकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद इंटरनेट पे उनसे रिलेटेड आपको मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। उनके जीवन में जो जो मेन घटनाएं घटी है उनसे रिलेटेड आपको उनके फोटोग्राफ्स निकालने पड़ेंगे, ताकि ये सब फोटोग्राफ्स और उनका एक पूरा फोटो आप फ्रंट पेज पे लगा सको और आपका प्रोजेक्ट दिखने में अच्छा दिखे और एक्सटर्नल को समझने में आसानी हो। उसके बाद बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद आपको उनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। इसमें ऑटोबायोग्राफी में ये जो इंडियन एजुकेटर है इनके जीवन से लेके मृत्यु तक के जो जो मेन इवेंट्स है वो सारे इवेंट्स आपको इसमें लिखने हैं। उनका सबसे जरूरी है एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सब आपको उसमें लिखना है। उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, अगर न्यूज़पेपर पब्लिश किए होंगे तो कौन से न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किए हैं, इनकी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है और आपको उस प्रोजेक्ट में पूरी जानकारी लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस में दिए हैं इंडियन एजुकेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्वामी विवेकानंद, सेकंड है अरबिंदो, फिर है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, फिर है मदन मोहन मालवीय, उसके बाद है राजश्री शाहू महाराज, उसके बाद है डॉक्टर BR आम्बेडकर, उसके बाद है विनोबा भावे, उसके बाद है गुलाब महाराज, उसके बाद है महात्मा गांधी, उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, फिर है कृष्ण मूर्ति, फिर है आचार्य नरेंद्र देव, फिर है ज्ञानेश्वर महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, और फिर है वीर सावरकर, और फिर है समर्थ रामदास स्वामी उनका दासबोध। तो ये जो दिए है आपको 16 इंडियन एजुकेटर के नाम यहाँ पे दिए हैं आपके सिलेबस में। तो आपको आपकी चॉइस है कि इसमें से सिर्फ 2 ही इंडियन एजुकेटर के बारे में आपको लिखना है, उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी आपको लिखनी है। ये जो है ऑटोबायोग्राफी जो आप लिखोगे वो हैंड रिटन भी हो सकती है या फिर आप टाइप करके भी ले सकते हो। टाइप होने के बाद उसमें उनसे रिलेटेड जो आपका कवर पेज रहता है, जिसकी भी आप ऑटोबायोग्राफी बना रहे हो, जैसे महात्मा गांधी जी की आप बना रहे हो
तो उसमें महात्मा गांधी जी का पहले फ्रंट में फोटो आना चाहिए और बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखना चाहिए, ताकि वो प्रोजेक्ट देखते बराबर समझ में आ जाए कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके अंदर भी जो उनके महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उससे रिलेटेड लेफ्ट साइड में आपको उसकी फोटोज लगानी है और राइट साइड में आपको उनके बारे में लिखना है। अब ये जो आप करते हो तो इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रैक्टिकल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में रखने का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप में रीडिंग का इंटरेस्ट निर्माण हो, लिसनिंग का इंटरेस्ट निर्माण हो, खोज प्रवृत्ति आपकी जागरूक हो। खोज प्रवृत्ति यानी क्या, जैसे आप न्यूज़पेपर से उनकी जानकारी कलेक्ट करोगे, इंटरनेट से जानकारी कलेक्ट करोगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, तो इससे आपकी खोजने की प्रवृत्ति जो है वो जागरूक होगी। ये मेन जो उद्देश्य है ये इसमें से सफल होने वाले हैं। उसके बाद जब आप इसका वाइवा दोगे तो एक्सटर्नल आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि जो भी आपने इंडियन एजुकेटर सिलेक्ट किया है उनका एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है ताकि आप कॉन्फिडेंटली उसके आंसर दे सको। यहाँ पे आपको कुछ भी डरना नहीं है, आपको जो आता है उनके बारे में वो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंटली बताना है। उसके बाद उन्होंने सोशल कौन कौन सी एक्टिविटीज की है ये भी आपको पता रहनी चाहिए। आपने ही पूरा प्रोजेक्ट लिखा है या आपने ही पूरा प्रोजेक्ट की पूरी सामग्री कलेक्ट की है तो इसके बारे में आपको तो पूरी डिटेल में जानकारी रहती ही है। तो आपको अगर एक्सटर्नल इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो ही आपका ये ईपीसी 2 का प्रैक्टिकल सक्सेस होगा और आप अच्छे से उसको फेस कर पाओगे। सेकेंड प्रैक्टिकल में आपको वाइवा में आपके एक्सटर्नल आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो भी आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उन इंडियन एजुकेटर के बारे में आपको 5 से 7 मिनट बोलना है। तो आपको वो कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू बोलना आना चाहिए, बिना रुके जो भी मेन इवेंट्स है उनके जीवन के वो आपको बताने आने चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस निर्माण होगा। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ताकि आप में सारे प्रकार के इंटरेस्ट जागरूक हो। रीडिंग, लिसनिंग हो गया, आपको कलेक्टिंग जो स्किल है वो भी आपको आनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा प्रैक्टिकल है ईपीसी 3। ईपीसी 3 में आपको करना है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। यह है आपका थर्ड प्रैक्टिकल। इसमें आपको 5 ग्रुप रहने वाले हैं। 5 ग्रुप में जो जो एक्टिविटीज है उसमें से आपको कोई भी 2 ही ग्रुप सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और ये 2 ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद उसमें से एक एक्टिविटी आपको लेनी है जिसका कि आपको रिपोर्ट भी तैयार करना है। सिर्फ एक्टिविटी ही आपको करनी नहीं है, उसका रिपोर्ट भी आपको कम से कम 1000 वर्ड शब्दों के अंदर शब्दों तक तो भी आपका होना चाहिए। इसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, उस जो भी आपने एक्टिविटी ली है उसके टाइप्स भी लिखने हैं, उसका इम्पोर्टेंस भी लिखना है, और इसके अलग अलग जो भी प्रकार रहेंगे उस प्रकार के अनुसार उसमें फोटोग्राफ्स भी आपको चिपकाने हैं। और जो आपने एक्टिविटी की वो एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट के लास्ट में आपको लगानी है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 ग्रुप कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आने वाली है। सबसे पहला ग्रुप है म्यूजिकल एक्टिविटी का। अब इस म्यूजिकल एक्टिविटी में 2 एक्टिविटी है, एक है सोलो म्यूजिक, सोलो सिंगिंग, और दूसरा है ग्रुप सिंगिंग। ये इंडियन या फिर वेस्टर्न, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। अगर आपने म्यूजिकल एक्टिविटी सिलेक्ट की है तो उसमें से आप एक तो सोलो सिंगिंग लो, नहीं तो ग्रुप सिंगिंग ले सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप ये एक्टिविटी लेते हो तो आपकी इसमें फोटो रहना जरूरी है। आप अगर सिंगिंग कर रहे हो तो आपकी फोटो आपको लेनी है और उस प्रोजेक्ट में आपको आपकी फोटो चिपकानी है। या ग्रुप सिंगिंग भी ले रहे हो तो पूरे ग्रुप की फोटो आपको लेनी है, उसका फोटो आपको उसमें चिपकाना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट लिखते वक्त आपको इसकी पहले थोड़ी जानकारी लिखनी है कि पहले तो म्यूजिकल एक्टिविटी क्या है इसके बारे में आपको लिखना है।
उसके बाद सिंगिंग क्या है, इंडियन सिंगिंग और वेस्टर्न सिंगिंग क्या है, उसका डिफरेंस आपको इसमें बताना है। उसके बाद सिंगिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, वो पूरे टाइप्स आपको इसमें लिखने हैं। और सबसे जरूरी है इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये भी आपको उसमें लिखना है। और लास्ट में प्रोजेक्ट में आपको जो आपने सॉन्ग लिया है, सॉन्ग सिलेक्ट किया है, चाहे वो इंडियन सॉन्ग हो या फिर वेस्टर्न सॉन्ग हो, वो सॉन्ग एक पेज पे लिख के आपको उस पेज को प्रोजेक्ट के पीछे लगाना है। आपको एक सैंपल में आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये हो गई म्यूजिकल एक्टिविटी। इसमें आपको फ्रंट में एक फोटो लगानी है और कलर करना है अच्छे से। उसके बाद उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लिखनी है। इसमें आपको म्यूजिक के बारे में कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाने हैं और इसके पूरे टाइप्स भी आपको इसमें लिखने हैं। और आपने जो सिंगिंग की है तो आपके भी फोटोग्राफ्स इसमें आएंगे। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा कि बच्चों ने जो सिंगिंग की है उसके आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाई देंगे। और जो सोलो सिंगिंग किया है तो सोलो फोटो रहेंगे, ग्रुप सिंगिंग है तो ग्रुप फोटो भी इसमें आने चाहिए, ताकि ये प्रोजेक्ट आपका अच्छा दिखे और आपने किया है ये एक्सटर्नल को समझ में आ सके। और लास्ट में आपने जो सॉन्ग लिया है वो सॉन्ग एक पेज पे लिख के उसको लास्ट में इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट में लगाने हैं, चाहे वो इंडियन सॉन्ग हो या फिर वेस्टर्न सॉन्ग हो। इस प्रकार से आपको फोल्डर फाइल में वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। उसके बाद है सेकेंड एक्टिविटी है, सेकेंड ग्रुप है फाइन आर्ट्स का। इस फाइन आर्ट्स में आएगा स्केचिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, रंगोली, मेहंदी एंड पोस्टर मेकिंग। अब ये जो सारी एक्टिविटी है, ये पूरी एक्टिविटी तो आपको करनी नहीं है। यदि आपने 5 ग्रुप में से फाइन आर्ट्स का ग्रुप सिलेक्ट किया है तो आपको इन सारी एक्टिविटीज में से कोई भी एक ही एक्टिविटी करनी है। यदि आपने रंगोली लिया है तो आपको रंगोली के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको रंगोली का इंट्रोडक्शन करना है कि रंगोली क्या है, उसके बाद उसका महत्व क्या है, उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से, अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, वो आपको लिखने हैं। और उसके इंटरनेट से कुछ फोटोग्राफ्स निकाल के वो भी आपको चिपकाने हैं। उसके बाद उसका महत्व क्या है, जैसे हम त्योहारों में रंगोली निकालते हैं तो उसका महत्व क्या है, ये आपको इसमें प्रोजेक्ट में लिखना है। उसके बाद आपको एक पेज पे रंगोली का पहले स्केच निकालना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर फेविकॉल लगा के ओरिजिनल रंगोली स्टिक करनी है। ओरिजिनल रंगोली चिपका के आपको वो रंगोली की डिजाइन तैयार करनी है। और वो जो पेज है रंगोली का, वो पेज आप प्रोजेक्ट के पीछे लगाओगे, ताकि एक्सटर्नल को समझ में आ सके कि आपको रंगोली में इंटरेस्ट है और आपने इस प्रकार से रंगोली बनाई हुई है। या फिर आपने इसमें से मेहंदी ली तो मेहंदी में भी आपको पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लिखनी है। कम से कम 1000 शब्दों में जानकारी आनी चाहिए। उसका इम्पोर्टेंस रहेगा, टाइप्स रहेंगे, मेहंदी के बहुत सारे टाइप्स है, कुछ फोटोग्राफ्स भी आएंगे उसके, और उसका महत्व क्या है। आप देखेंगे बहुत सारे त्योहार में लेडीज मेहंदी लगाती है, तो इसका महत्व क्या है मेहंदी का, ये आपको उसमें लिखना है। उसके बाद आप जब मेहंदी ये करोगे तब आपको एक पेज पे हाथ का ड्रॉ, अपने हाथ का ड्रॉ निकालना है। उसके ऊपर आपको ओरिजिनल मेहंदी कौन से मेहंदी निकाल के फिर वो पेज आपको उस प्रोजेक्ट के पीछे में लगाना है। यहाँ पे ओरिजिनल मेहंदी कौन से ही आपको मेहंदी निकालनी है, ना कि आपको सिर्फ स्केच करके लगाना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपको इस प्रकार से पूर्ण करना है। उसके बाद उसी प्रकार से आपको स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया या पोस्टर मेकिंग हो गया, इनके भी बारे में आपको पहले जानकारी लिखनी है। और जो भी आप पोस्टर या पेंटिंग करोगे वो पेज आपको सबसे लास्ट में चिपकाना है। उसके बाद है थर्ड ग्रुप है डांस का। डांस में भी अलग अलग एक्टिविटी है। पहला है इंडियन सोलो डांस। सोलो में आपको इंडियन डांस फॉर्म ही करना है। उसके बाद है ग्रुप डांस, उसमें आप फोक डांस कर सकते हो। उसके बाद है क्रिएटिव डांस एंड बाद में है कोरियोग्राफी। इसमें से भी आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है सोलो डांस भी ले सकते हो, ग्रुप डांस भी ले सकते हो, लेकिन जो भी आप एक्टिविटी लेते हो उसका फोटो आपको निकालना जरूरी है और वो प्रोजेक्ट में लगाना जरूरी है,
ताकि ये समझ में आ सके कि आपने वो एक्टिविटी की है। लेकिन उसके बारे में कम से कम आपको 1000 शब्दों में तो भी जानकारी उसकी लिखनी है। उसका महत्व, जैसे कि मैंने बताया, टाइप्स, महत्व, इम्पोर्टेंस, सब चीजें आपको उसमें लिखनी है। उसके बाद है चौथा ग्रुप है लिटरेरी एक्टिविटीज। इस लिटरेरी एक्टिविटीज में है एसे राइटिंग, उसके बाद है पोएट्री, उसके बाद है एलोकेशन, उसके बाद है डिबेट एंड क्विज। अब इसमें से भी आपको, अगर आपने लिटरेरी एक्टिविटी का ग्रुप सिलेक्ट किया है तो उसमें से भी आपको कोई भी एक ही एक्टिविटी लेनी है। यदि आपने एसे राइटिंग लिया तो एसे राइटिंग में भी आपको पहले एसे क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, एसे के टाइप्स कौन कौन से हैं, वो सब आपको सबसे पहले लिखना है। उसका महत्व आपको लिखना है। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पे, चाहे वो पर्यावरण का टॉपिक हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का टॉपिक हो, चाहे वो अभी लेटेस्ट जो है कोविड-19 का टॉपिक हो, आपको कोई भी एक टॉपिक लेके उसके ऊपर अच्छे से एसे राइटिंग करनी है। और जो एसे राइटिंग किया हुआ पेज है वो पेज उस प्रोजेक्ट के पीछे में आपको लगाना है। और इस प्रकार से आपको एसे राइटिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसी प्रकार से अगर यदि आपने पोएट्री ली है तो पोएट्री में आप अपनी लिखी हुई पोएट्री लोगे, ना कि किसी की चुराई हुई। आपको खुद की लिखी हुई पोएट्री ही लेना है, लेकिन वैसे ही आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। पहले पूरी जानकारी देनी है, उसके लास्ट में आपने जो खुद लिखी हुई पोएट्री है वो अच्छे हैंडराइटिंग में या फिर टाइप करके आपको वो पोएट्री पीछे में लिखकर चिपकानी है, लगानी है और आपका प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। उसी प्रकार से जो एलोकेशन है या डिबेट है या क्विज है, ये भी एक्टिविटी आप ले सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो उस एक्टिविटी का भी फोटो आपको उसमें लगाना है और उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है लास्ट 5वां ग्रुप है थिएटर। थिएटर में है 1 एक्ट प्ले, उसके बाद है एक्सप्रेशन, उसके बाद है माइम, उसके बाद है मिमिक्री एंड स्किट। बहुत से लोगों को इसमें इंटरेस्ट रहता है थिएटर में। ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही है। अगर आपको थिएटर में इंटरेस्ट है, उसमें से आपने अगर 1 एक्ट प्ले लिया है तो 1 एक्ट प्ले की भी आपको पूरी जानकारी लिखनी है कि 1 एक्ट प्ले क्या है, उसके बारे में आपको सब कुछ लिखना है। कम से कम 1000 शब्दों तक आना चाहिए। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। और 1 एक्ट प्ले जब आप एक्ट करोगे तो उसकी कुछ फोटोग्राफ्स आपको निकालनी है और वो आपको उसमें चिपकानी है। और जो भी आप प्ले करोगे उसकी जो स्क्रिप्ट रहेंगी वो आपको एक कागज पे लिख के पीछे में लगाना है। इस प्रकार से अपने सिलेबस में ये 5 ग्रुप दिए गए हैं ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के अंतर्गत। ये 5 ग्रुप है, म्यूजिकल एक्टिविटी, फाइन आर्ट्स, डांस, लिटरेरी एक्टिविटी एंड थिएटर। इन 5 ग्रुप में से कोई भी 2 ही ग्रुप आपको सिलेक्ट करने हैं और 2 ग्रुप में से कोई भी एक ही एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है। अब प्रश्न है वाइवा का। ये एक्टिविटी, आपका प्रोजेक्ट तैयार है, सब आप रेडी हो, आपने खुद तैयार किया है तो इसके बारे में आपको पूरी अच्छे से जानकारी है। जब आप वाइवा के लिए जाओगे तो एक्सटर्नल आपको इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे कि सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि ये एक्टिविटी आपने क्यों सिलेक्ट की, तो आपको आंसर आना चाहिए। आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप ये सब करते हो, ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये एक्टिविटी सिलेक्ट की है। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको बताना आना चाहिए। अगर आपने वो प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया है, आपने खुद ने कंप्लीट किया है, तो उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपको कॉन्फिडेंटली देना है, अच्छे से देना है। इस प्रकार से अगर आपको मेरे आगे के और वीडियोस देखने हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।